ओके सो हमारा आधा कवर हो गया लगभग, 40 50 60 20 30 25 पेज बचे हैं वो खाली। देखते हैं आज कितना कवर होता है। कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? एनीवन? दिव्या रिया कुछ पूछना है आपको, कोई डाउट है? चलो अभी मेरा कैमरा शायद ऑन हो जाएगा, देखते हैं। चलो हो जाएगा, ठीक है स्टार्ट करते हैं। वो होता रहेगा, शायद नहीं हो रहा, क्या हो गया उसका। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCl2। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका यूज़ तो पता है आपको, बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। ठीक है, रिलीज़ करता है क्लोरीन आफ्टर द रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिडिक एसिड। ठीक है ना। और ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग जो होता है कोई भी कपड़े का ब्लीच करना है, यानी कि उसको साफ़ करने के लिए काम आता है ना। आपके जो गंदे कपड़े हैं, किसी के कोई गंदे कपड़े हैं, ठीक है, या कोई किसी में कोई स्टेन लग गया है, स्टिग्मा है, तो उसको रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, ओके। एंड इट इज़ नॉट हाईली सोल्यूबल इन द वाटर, बहुत ज़्यादा हाईली सोल्यूबल नहीं होता है। क्वार्ट्स क्या होता है? क्वार्ट्स का मतलब होता है जो भी क्रिस्टल होता है कोई भी, जैसे जो आपका ग्लास होता है, ग्लास। ठीक है, ग्लास भी किसका किसका बना होता है? ग्लास मतलब कुछ कांच का कोई भी सामान है वो क्वार्ट्स का बना होता है बेसिकली। तो ये क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम सिलिकेट। सिलिकेट मतलब, सिलिकेट का मतलब हो गया सिल्का SiO4। ठीक है, सोडियम सिलिकेट को जो, ठीक है ना, SiO2 को बोलते हैं सिलिका, जो यहाँ पे लिखा हुआ है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिका। और इसी को हिंदी में बोलते हैं सैंड या रेत। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सैंड या रेत। ठीक है, इसको बोलते हैं सिलिका या रेत बोलते हैं। क्लियर। और जो आइटम होते हैं काफ़ी कंटिन्यूस होते हैं, बस यहीं से इतना समझना है। फिर बात करते हैं कंपाउंड्स फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन विद द बेस। हाँ, ये थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी द न्यूट्रल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल दी NaCl। NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट। ठीक, उसी तरह अगर बात किया जाए, इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है टेबल सॉल्ट बोलते हैं NaCl को, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। उसी तरह अगर बात किया जाए कि टेबल शुगर किसको बोलेंगे फिर? हाँ, क्यों? टेबल शुगर किसको बोलेंगे? बताइए, अरे बताइए भाई।
टेबल शुगर बोलेंगे हम लोग सुक्रोज को, हाँ सुक्रोज को, ठीक है। सुक्रोज होता है टेबल शुगर, और उसके बाद आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हो गया हमारा फ्रूट शुगर, ठीक ठीक है। अभी मेरा फेस दिख रहा है क्या आपको? हाँ, एम आई विजिबल? नो सर। नहीं, अच्छा चलो हटाओ, आज नहीं दिखेगा, फिर कुछ हो गया है, ठीक है। ओके, सो दिस इज फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज क्या हो गया? फ्रक्टोज इज द फ्रूट शुगर हो गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के बारे में। पोटेशियम आयोडाइड भी क्या होता है? दिस इज ऑल्सो द सॉल्ट, ये भी एक सॉल्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज दी आयोडाइड सॉल्ट, ठीक है। और सॉल्ट पता है आपको, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर सॉल्ट जो है सेम क्वांटिटी में मिल गए, अगर मतलब सिमिलर मिल गए तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। अगर सिमिलर अमाउंट में नहीं बने मिले तो वो क्या बनाएंगे? दैट विल मेक दी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो बनाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द टू थिंग्स। एक बार, अच्छा मैं एक बार और ट्राई कर लूँ शायद बन जाए, अदरवाइज फिर इसको छोड़ देंगे। जस्ट गिव मी सेकंड, जस्ट एक बार और, थोड़ा इंटरेक्टिव होता है उससे। चलो हटाओ, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके बारे में, बेरियम के बारे में। बेरियम और स्ट्रोंशियम दे आर नॉट फाउंड नेचुरल एज द फ्री एलिमेंट, नहीं फॉर्म करेंगे नेचुरल, मतलब फ्री एलिमेंट नहीं मिलेंगे। जिस नेचुरल का मतलब क्या होता है कि नेचुरली मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं, तो इनको डिराइव किया जा सकता है, ठीक है, नेचुरल नहीं मिलेंगे। और ये बेरियम अलग है, ठीक है, वो क्या था? ब्रोमीन था, ब्रोमीन था, ठीक है ना। व्हाट वाज दैट ब्रोमीन? जो कि पाया जा रहा था फ्री स्टेट में, यानी कि वो पाया जा रहा था बेसिकली वाज द लिक्विड नॉन मेटल एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम NaCl को, ठीक है ना, द प्रेजेंस ऑफ NaCl इंक्रीजेज द रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या? सीमेंट, वही सीमेंट है हमारा, ठीक है ना। या जिप्सम भी बोल सकते हो आपको, ठीक है। जिप्सम थोड़ा अलग हो जाएगा, वो उस पर ऐड किया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है या जो सीमेंट है, उसमें हम NaCl अगर डाल दें तो उसकी जो रेट ऑफ सेटलिंग है उसको इंक्रीज़ कर देगा। नहीं, सीमेंट क्या होती है? सीमेंट सेटल डाउन होती है ना। सीमेंट क्या होती है? सीमेंट सेटल डाउन होती है, तो रेट ऑफ सेटलिंग को इंक्रीज कर देगा वो। ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये मैं गलत थी ना, शायद भी ठीक है। हाँ अभी सही है। मे बी आई एम विजिबल नाउ, अभी दिख रहा है? अभी ठीक है, ओके। मैं गलत ही कर रहा था मुझ में। अभी दिख रहा है? आवाज़ आ रही सब? यस सर। ठीक है, ओके, अभी विजिबल है सब, मैं भी दिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ सीमेंट, ठीक। अगर उसमें हमने NaCl मिला दिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो रेट ऑफ सेटलिंग है वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो और ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। बट जिप्सम डालने से, अगर उसमें जिप्सम इंक्रीज कर दिया तो उसकी जो रेट ऑफ सेटलिंग होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, रेट ऑफ सेटलिंग डिक्रीज हो जाता है। और बाकी मैंने बताया था आपको रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, देयर आई हैव टॉक्ड अबाउट ओवरऑल, कि जैसे आपके पास है यूरिया, ठीक है, तो यूरिया में जब हम लोग क्या, उसमें हम लोग जब उसमें हम लोग नीम कोटेड कर रहे हैं, ठीक है, नीम कोटिंग कर रहे हैं, उसकी नीम कोटिंग कर रहे हैं, तो नीम कोटेड यूरिया जो होती है उसकी जो रेट ऑफ सेटलिंग होती है, यानी कि रेट ऑफ जो उसका डिकम्पोजिशन होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मली जो यूरिया होती है अगर उसको डाला जाएगा,
ठीक है ना, खेत में डाला आपने, तो उसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली बहुत हाई होता है, पर ये डालने से बहुत कम हो जाता है, तो उसका ये कहीं ना कहीं अच्छा धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनो सॉल्ट जो होता है वो भी एक तरह का सॉल्ट होता है जो जिसमें बबल्स आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इनो सॉल्ट को आप ऐसे समझ सकते हो, इनो आता है ना, इनो जो आप पीते हो वही इनो सॉल्ट को उसको समझ सकते हैं, एग्जाम में अगर आ गया तो आप एटलीस्ट मार्क कर सकते हो, तो दिस इज द इनो सॉल्ट। इनो सॉल्ट क्या कर रहा है, उसमें बबल्स निकलेंगे। बबल्स कैसे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। आपको कहीं पता है मोस्टली कहीं बबल्स आते हैं, मतलब ड्रिंक्स में, तो क्या होता है उसमें डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोल रहे हैं उसको, वी आर कॉलिंग इट एज दी कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, कार्बोनिक एसिड बोल रहे हैं। और मैंने बाकी तो आपको पता ही है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो है आपका तब वो अच्छे से डिजॉल्व होगा, मगर अगर टेम्परेचर लो नहीं है अच्छे से तो वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा, उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। वो हमने बात किया था उसके बारे में कि ग्रीन हाउस गैस यानी ग्लोबल हीटिंग पैटर्न के बारे में बात किया था, ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सोल्यूशन, है ना। ये फोटोग्राफिक प्रोसेस में है, यानी कि फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और या ये ध्यान रखिए जो ब्रोमाइड है, ठीक है ना, इसका भी इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी में। नेगेटिव प्लेट मतलब में नेगेटिव फोटो जैसे निकालता है, जैसे होती है आपने पता होगा पहले एक पॉजिटिव फोटो आती थी, नेगेटिव उसका निकालते, तो वो कहीं कहीं वहाँ पर ये काम आता है। जिंक ऑक्साइड को एज ए यूज़ करते हैं ग्लेजिंग द पॉटरी, तो पॉटरी को चमकाने के लिए जिंक ऑक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर्स टू द ग्लास। एक मैं आपको पिक शेयर करूंगा जहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स जो होते हैं उनकी क्या क्या वो मतलब डिफरेंट जो कंपाउंड होते हैं कौन कौन से कलर्स होते हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप फायर क्रैकर्स जलाते हो तो फायर क्रैकर्स में डिफरेंट कलर्स आते हैं, तो रेड कलर किसकी वजह से होता है, येलो कलर सोडियम की वजह से होता है, तो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, तो ये सारे कंपाउंड्स के नाम पता होना चाहिए ओवरऑल। बाकी मैंने बताया था कि इफ़ आयन जो है, इफ़ देर आर आयंस, ठीक है, तो आयंस की वजह से क्या होता है, आयंस की वजह से कंडक्शन होता है, कंडक्शन होता है। इसलिए हमने बताया था कि अगर प्योर वाटर है, ठीक है ना, प्योर या डिस्टिल्ड वाटर, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टिल्ड वाटर है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्योर या डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आपका मूवमेंट ऑफ वो नहीं होगा, मतलब कोई भी कंडक्शन नहीं होगा रीजन से। ठीक है, क्यों नहीं होगा, बिकॉज कोई भी आयंस नहीं है उसमें। सो आयंस अगर हैं तो दैट विल लीड टू द कंडक्शन, बट आयंस विल लीड टू द कंडक्शन ओनली इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट आयंस जो है अगर सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है तो वो कंडक्शन नहीं कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है ना, आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन द अल्कोहल, वो तो बताइए। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड्स स्टेट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली जब कंडक्शन कब होगा, जब कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में होगी, जब कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में होगी और उसमें आयंस है तभी तो कंडक्शन होगा। ठीक है, बाकी तो अगर आप बात किया जाए कंडक्शन की बात किया जाए तो कंडक्शन तो एक रॉड में हो जाएगा, तो उस कंडीशन में तो सारी लिक्विड स्टेट में नहीं है, पर वहाँ पे वो कंडक्शन हो रहा है रॉड के थ्रू हो रही है। ठीक है, एक रॉड के एक एंड गर्म किया, ए गर्म किया, बी गर्म हो गया अपने आप। पर अगर आयंस के बारे में बात करेंगे तो इन दैट कंडीशन इट शुड बी इन दी लिक्विड स्टेट, तभी वो जाके वहाँ पर कंडक्शन होगा। नॉट टॉक्स अबाउट दी हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन के बारे में बात कर चुके थे। कार्बन जो होता है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कार्बन हमेशा क्या होता है, कार्बन हमेशा जो है वो कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है और फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता। कार्बन के बारे में बात किया तो कार्बन मैंने कहा था, कार्बन जो होता है इट इज़ द क्लीनेस्ट फ्यूल, इसके बारे में बात किया था। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। ठीक है ना, ये सबसे अच्छा क्लीन फ्यूल माना जाता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो सिर्फ वाटर निकलता है और एनर्जी निकलता है। ठीक है, तो ये जो वाटर है, ठीक, दिस वाटर कुड बी इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर ऑल्सो। बस इतनी सारी चीज़ें इसमें होती है, तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्लीन फ्यूल है। अब बात करें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या है, बस अगर आपने हाइड्रोजन को कार्बन से लगा दिया तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। कार्बन जो होता है, वैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंट होता है वो। ठीक है ना, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है, उसकी 4 वैलेंसी होती हैं, 4। ठीक, और ये जो होता है 4 वैलेंसी, ये जैसे ये किसका फॉर्मूला बन गया, मीथेन का बन गया, CH4, जो कि जहरीली गैस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स में अच्छा देखो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई, ओपन चेन और क्लोज चेन, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। इतना एग्जाम के लिए इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मतलब पीसेस के हिसाब से। पर ये बताओ ना, जैसे सैचुरेटेड देखो आ गया, अभी वहाँ पर बायो में बात करके आया हूँ मैं सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या बताया था कि जहाँ पर क्या हो, सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड है। ठीक है, और डबल जो बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड ये टूट जाएगा आसान से। सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल बॉन्ड। ठीक है,
और जो डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, कमज़ोर होता है, ऐसे आप बात समझ लें। तो यहाँ पर भी वही बात हो गई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि सिंगल चेन यानी कि एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर आप बात कर रहे हो कि डबल बॉन्ड के बारे में, तो एल्कीन हो गया, अगर ये हो गया एल्केन, एल्कीन मतलब सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड हो गया। और एल्कीन एल्काइन जो है ये डबल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, और दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ओके, बाकी एरोमेटिक और एक्लेटिक वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सैचुरेटेड में यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेथेन के बारे में बात करेंगे। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, और मेथेन में देखो सिंगल बॉन्ड तो बनी रहते हैं, हमने देखा ये भी। मेथेन कहाँ से निकलती है ये पता होना चाहिए, और मेथेन जहरीली गैस होती है, ठीक है ना। जैसे अमोनिया भी क्या होती है, जहरीली होती है। मैंने कहा था कि अमोनिया अगर आपकी बॉडी में बन रही है तो लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि अमोनिया इज मोर टॉक्सिक और यूरिया इज लेस टॉक्सिक, ठीक है। तो मेथेन क्या होती है, मेथेन इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस है मेथेन। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, वो गैसेस जो ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ा दें, दोज गैसेस विच ओवरऑल इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो गया, NO2 भी ग्रीन हाउस गैस हो गया, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, या वाटर वेपर हो गया। तो दीज ऑल आर दी ग्रीन हाउसेस गैसेस। तो ये क्या करते हैं, ये अर्थ की जो एनर्जी है उसको ट्रैप कर लेती है। कौन सी एनर्जी, दोनों की बारे में बात कर सकते हो। वेदर इट इज़ अ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना, बात किया था ना, दो तरह की वेव होती हैं। एक जो ऊपर से आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोल दिया, शॉर्ट वेव इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और जो अर्थ से वापस होके जा रही है वो क्या हो गई, दैट इज़ दी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, इन दोनों को ट्रैप कर लिया जो भी चीज़ें, तो वो क्या करेंगे, ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। और ग्रीन हाउस के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपको समझना है तो कैसे समझोगे, फ्रॉम दैट, ठीक है। तो ठीक है, क्या बात करता, कुछ नीचे कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस का जो मैंने एग्जांपल दिया था कि ग्रीन हाउस क्या होता है, तो ग्रीन हाउस के एग्जांपल के लिए मैंने बात किया था कि यू कैन टेक और यू कैन कंसिडर इट एज ए वो कार, कि कार आपकी जो पार्कड है बाहर, ठीक है, मतलब धूप में पार्कड है, और जैसे ही आप खोलोगे उसको तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है वो, क्योंकि जो हीट है उसके अंदर जा रही है पर हीट बाहर नहीं निकल पाई, तो दैट इज जस्ट वर्किंग एज ए ग्रीन हाउस गैस। आपको ये पता होना चाहिए कि मेथेन जो है ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है, ठीक है ना। और जहरीली के हिसाब से, जहरीली इन द सेंस की मतलब इट इज़ हार्मफुल बिकॉज कि ऐसे भी मतलब जहरीली है क्योंकि मेथेन जलती भी है। जो मेथेन है ये जलती भी है ना, मतलब ये फायर कॉज करती है, ठीक। अगर कहीं पर मेथेन इमिशन हो रहा है तो आप अगर वहाँ पे आग लगा देंगे, माचिस लगा दिए, तो वो जलने लगेगी, इसलिए वो हार्मफुल भी है। प्लस ग्रीन हाउस गैस भी है, यानी कि ओवरऑल ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको भी क्या कर रही है, ग्लोबल टेम्परेचर को भी बढ़ा रही है, ठीक। दूसरी चीज़, ग्रीन हाउस गैस मेथेन और कहाँ से निकलती है, मैंने कहा था राइस और पैडी से निकलती है, ठीक है, राइस और पैडी से निकलती है। या फिर जो मेथेन है ये आपकी बायोगैस और या गोबर गैस, बायोगैस जो गोबर गैस है ना, कहीं बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा है, गोबर इकट्ठा है, तो उसकी वजह से मेथेन निकलेगी। प्लस जो आपके जो रूमिनेंट्स जो वो कैटल्स होते हैं उनके रूमेन से भी निकलती है, मैंने बताया था, जब वो मल्चिंग करते हैं ना, चबाया करते बैठे, तो वहाँ से भी निकलती, फर्मेंटेशन की भी प्रोसेस निकलती है काऊ के डंग से, ये सारी चीज़ों से मेथेन निकलेगी, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स विद द डबल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन आइटम, ठीक है। अच्छा ये डेफिनेशन लिखी है एल्केन अल्काइन की, तो ये तो हम बात कर चुके हैं। अच्छा, बात करें कि एल्काइन में बात करेंगे, एसिटिलीन की बात करेंगे ना हम लोग, एसिटिलीन के बारे में। देखो एसिटिलीन है, एसिटिलीन, ये देखो लिखा है एसिटिलीन। मैंने कहा था कि आर्टिफिशियल राइपनिंग में, यानी कि आपके पास कोई फल है, फ्रूट है, और वो राइपन नहीं है, ठीक है ना, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप चाहते हो उसको राइपन कर दो। सो राइपन में ऑब्वियसली देयर इज अ नेचुरल प्रोसेस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो राइपन हो जाएगा। बट नाउ यू वांट टू राइप इट आर्टिफिशियली, है ना, इंसेमिनेशन करके, कुछ भी करके। सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ द एसिटिलीन। तो यू कैन ईदर डायरेक्टली फ्लो द एसिटिलीन, तो वो राइपन हो जाएगा, और यू कैन यूज द कैल्शियम कार्बाइड। सो देर आई टोल्ड यू इफ देर इज अ कैल्शियम कार्बाइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर, ठीक है, ये क्या होता है, ये एसिटिलीन गैस निकालता है, और ये क्या बैन है इंडिया में से, तो ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फ्रूट की रैपनिंग कर देता है, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियली रैपनिंग ये हो जाती है, ठीक है। ओके, एक ये ब्यूटीन के बारे में पता होना चाहिए। देखो
ब्यूटेन के बारे में याद याद ना, बीपी याद रखो। बीपी तो पता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं? स्पेग्मोमैनोमीटर। स्पेग्नोमेनोमीटर, ठीक है। ब्लड प्रेशर। और बाकी सिस्टोलिस डायस्टोलिस था ना, डायस्टोलिस सिस्टोलिस। डायस्टोलिस कितना था? जो आपका 80 था। सिस्टोलिस कितना था? 120 था। बीपी याद रखना। बीपी से ये क्या याद रखोगे कि ब्यूटेन, बी से, और ये ना आपको हर जगह मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बी फॉर ब्यूटेन। और पी फॉर क्या हो गया? पी फॉर आप बात कर लीजिए मान लीजिए कि हम बात करेंगे पेट्रोलियम, ऐसे कुछ बात कर लो, पेट्रोलियम, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, या पेट्रोलियम कहाँ पे है, या हम गैस सिलेंडर में बात कर सकते हैं, गैस सिलेंडर में बात कर सकते हैं। पेट्रोलियम मतलब गैस में भी पेट्रोल रहता है, ऐसा समझ सकते हैं। या लाइटर बात कर सकते हैं, लाइटर। तो कहने का मतलब क्या है, ब्यूटेन, ठीक, ब्यूटेन और प्रोपेन। पी से तो ये हो गया, तो बी पी मतलब ब्यूटेन प्रोपेन, इसको ऐसे समझो। पहला है बी से ब्यूटेन, और क्या है, प्रोपेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको ये मिलेगा आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको मतलब ये मिलेगा आपको लाइटर में मिलेगा। ये जो गैस होता है, गैस मतलब गैस सिलेंडर जो है आपका, वहाँ पर भी ब्यूटेन और प्रोपेन मिलेगा। तो ब्यूटेन और प्रोपेन, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। बीपी याद रखिएगा। जैसे यहाँ ब्यूटेन लिखा है ना, कई जगह पे आपको प्रोपेन भी मिलेगा। तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट में कहीं लिख लीजिएगा, बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये दोनों कहाँ मिलेगा आपको? प्रॉपर लाइटर में मिलेगा। गैस के जो लाइटर होता है, गैस लाइटर मतलब वो जो लाइटर होता है, वो वाला सिगरेट वाला, ठीक है ना, उसमें, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। 1984 में क्या होता, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जहाँ पर एक गैस निकली थी, उसका नाम है मेथिल आइसोसाइनाइड, MIC। और ये जो है ना 84 में आया था। इसी के बाद, क्योंकि फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट थी वो हरकत में आ गई थी, एंड देन दे हैव मेड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो ये जो बना था ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये इसके बाद ही बना था। तो गवर्नमेंट दे केम इन दी लाइक एक्टिव मोड, और उसके बाद ये बना दिया था। तो भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुई थी मेथिल, भोपाल में हुई थी, MP में हुई थी, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो ये मेथिल आइसोसाइनाइड डायरेक्टली नाम आ जाता है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन मेथिल आइसोसाइनाइड के बारे में। DDT के बारे में बात करते हैं। ये तो बताइए आपको, इंसेक्टिसाइड है और बेसिकली ये पोल्यूटेंट की तरह काम करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होगा कि ये एक्यूमुलेशन होता रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक होता है ना, एक होता है, बताया था मैंने, वन थिंग इज दी बायो एक्यूम्यूलेशन, ठीक है ना, और फिर होता है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम बॉडी में जब एंटर किया तो वो एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक। जैसे जैसे मान लीजिए कि इफ़ देयर इज अ फिश और इफ़ देयर इज अ वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। आपके जो नैनो पार्टिकल्स, प्लास्टिक पार्टिकल PM2.5 इतना छोटा है। तो फिश उसको खा रही है, तो फिश में क्या हो रहा है, बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब वो दैट इज नोन एज द बायो एक्यूमुलेशन। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। लेकिन जब फिश को किसी बड़ी फिश ने खा लिया, या फिश को हमने खा लिया, अब फिश में ओवर द लेट्स से ओवर द 1 ईयर फिश में बहुत सारा बायो एक्यूमुलेशन हो गया था, ठीक है। नाउ वी हैव ईटन, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 फिश वी हैव ईटन। तो हमने, अब हमारे अंदर जो बायो जो एक्यूमुलेशन हुआ वो 10 फिश का, हम लोग के अंदर 10 फिश का हो गया, उसके अंदर तो एक ही फिश का था, ठीक है। तो ये जो धीरे धीरे बढ़ेगा, और हमको किसी और ने खाया, हमको लेट से मान लीजिए कोई और आ गया, शेर आ गया, हमको खा गया, तो वो उसकी बॉडी के अंदर और जाएगा ज़्यादा, गेटिंग अ पॉइंट। सो उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज द बायो मैग्निफिकेशन। सो वो सेकंड स्टेज का हो गया फिनोमेना। बायो एक्यूमुलेशन इज ऑफ द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात करें ना, DDT, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि कोई भी चीज़ जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो DDT ये बॉडी में जाके जम जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमेशा रहे, कभी ख़त्म नहीं हो रही हो, जैसे प्लास्टिक है ना, अगर वो डिग्रेडेड हो रही तो ठीक है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम है। तो इट इज़ द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो हमेशा है, वो जा नहीं रहा है। बेंजीन तो पता है आपको, C6 कार्बन की जो चेन होती है उसको बेंजीन बोलते हैं। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल में ये ध्यान रखेंगे, अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज मेथिल अल्कोहल। तो अल्कोहल में 2 अल्कोहल याद रखना है आपको, एक तो हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, और ये हो जाएगा C2H5OH। जो हम बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं, फ्यूल फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं, लेट्स से वी आर मेकिंग फ्यूल। तो फ्यूल जो है, ठीक है, फ्यूल जो है वो मेथिल और एथिल दोनों से बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो ड्रिंक करते हैं लोग, तो वो ड्रिंक जो होती है वो एथिल अल्कोहल, C2H5OH,
इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये वाला क्या होगा, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल CH3OH। जैसे कई सारे स्टेट्स में क्या होता है जो अल्कोहल बैन रहती है, फॉर एग्जांपल बिहार में अल्कोहल बैन है, गुजरात में अल्कोहल बैन है, देन दे व्हाट दे डू, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, या पहले भी करते थे, लेट्स से वहाँ बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, तो लोग आपस में लोकल जो है शराब बनाते हैं। तो उस कंडीशन में उनको बनाना होता है या ये, पर कभी कभी धोखे से बन जाती है ये वाली, ठीक है। ये बनाना था C2H5OH, बन गई मेथिल अल्कोहल CH3OH, और ये जो होती है दिस इज दी पॉइजनस, पॉइजनस, ठीक है ना। एंड दिस कॉजेज डेथ ऑफ मैनी पीपल। उसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज द हूच ट्रेजेडी। क्या बोलते हैं उसको, हूच, हूच ट्रेजेडी। तो हूच ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, हूच ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है कि जहरीली शराब पीने की वजह से किसी की मौत हो गई, दैट इज नोन एज द हूच ट्रेजेडी। बहुत कॉमन है ये चीज़, ठीक है। तो उसमें होता है क्या, उसमें ये बन जाता है मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना, उसमें ये बन जाता है मेथिल अल्कोहल, ओके, उसमें ये बन जाता है मेथिल अल्कोहल, समझ गए, ओके, ठीक है। तो ये मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आवाज़ आ रही, सब सही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेथिल अल्कोहल, ये क्या हो गया हमारा एथिल अल्कोहल, ठीक है। क्लियर होगी बात, ओके। तो हूच ट्रेजेडी और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एथिल को, मेथिल अल्कोहल को हम लोग वुड्स स्पीड बोल रहे हैं, ये C2H5CH3OH है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज़ बात किया था कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल थर्मामीटर के बारे में बात किया था कि जो मर्करी थर्मामीटर है वो 39 डिग्री सेल्सियस पे जो मर्करी थर्मामीटर है वो जम जाता है, ठीक है। इसीलिए इससे -39 डिग्री पे, इसीलिए इससे नीचे के लिए हम लोग अल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो 120-130 में जाके जमता है, माइनस में जाके, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी जो एथिल अल्कोहल है C2H, वो बनता कैसे है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के बाद से बनता है, ठीक है, जहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी बनता है ना। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए ओवरऑल। और अल्कोहल जो होता है वो एंटीसेप्टिक भी होता है, और उसके बाद स्टेराइजिंग। देखा होगा आपने मूवीज़ में क्या होता है, मूवीज़ में देखा होगा कि जब हीरो के बुलेट लग जाती है, गोली लग जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बुलेट लग गई, गोली लग गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो वो अपने मतलब वूंड के ऊपर क्या करता है, स्प्रिट डाल लेता है, यानी कि अल्कोहल डाल लेता है, और उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, वो फिर उसके बाद वो स्टेराइल कर देता है बेसिकली, ऐसा समझ सकते हैं आप। बाकी बेसिकली डाइजेस्टिव सिरप भी होता है, कफ सिरप में हेल्प करता है, ठीक है ना। रेस्ट इट इज़ ऑल्सो यूज, अगर उसमें आग भी लग जाती है तो फायर कैचिंग भी होता है, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए थोड़ी सी बारे में, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे हूच ट्रेजेडी के बारे में, हूच ट्रेजेडी, ठीक है ना, लीडिंग टू द ब्लाइंडनेस एंड डेथ ऑफ द मैनी पीपल ऑफ मेथिल अल्कोहल। तो अगर मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है, सो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हूच ट्रेजेडी, ठीक है, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हूच ट्रेजेडी, ठीक है। और ये बाकी डिफरेंट उसमें कितना परसेंटेज होता है ये भी आ जाता है, तो एग्जाम में आया हुआ है। बियर में कितना होता है, 3 to 6% होता है, कम होता है। विस्की में बहुत ज़्यादा होता है, विस्की में, ब्रांडी में या रम में परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। बियर में जो परसेंटेज होता है अल्कोहल का एज कंपेरेटिवली कम होता है, 3 to 7%, 10%, 12%, इतना ही इसमें होगा, ठीक है। मोलास जो होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, और इस मोलास का इस्तेमाल हम कर लेते हैं अपने थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में, ठीक है ना। अच्छा, एक और ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फेनिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक, KMNO4, और सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज द H2SO4। इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं क्या, जब कभी आपने देखा होगा कि कभी कोई ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको एक कुछ पंप देते हैं, उसको बोलते हैं फूंक मारो, तो उसमें इन दोनों का मिक्सचर होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली यूज़ करते हैं इसका कि कोई भी ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो कंपाउंड हैं एक साथ आके वो जुड़ गए हैं, ठीक है, एक साथ आके वो जुड़ गए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं पॉलीमर, ठीक है। बहुत सारे जो कंपाउंड है एक साथ आके जुड़ गए हैं, वी आर कॉलिंग इट एज दी पॉलीमर। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में बहुत सारे क्या हैं, पॉली एथिलीन,
ठीक है ना, एथिलीन, बहुत सारे एथिलीन है, ठीक है ना, तो उस तरह से बात करते हैं। पॉलीमर का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें आके कंपाउंड आके उसमें जुड़ गए, एक सीरीज बन गई है। और लॉन्गेस्ट कैटायन की कैपेसिटी किसके पास होती है, कार्बन के पास होती है, मतलब लॉन्गेस्ट जो चेन बना सकता है कार्बन, क्योंकि उसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती हैं उसकी, ठीक है। जैसे पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। कॉटन, नेचुरल पॉलीमर में कॉटन आएगा, सिल्क आएगा, वूल आएगा, लेदर आएगा, दीज आर दी नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। ओके, टेफ्लॉन की कोटिंग आपने सुना होगा, जैसे मैंने बताया था जो नॉन स्टिकी वेयर होता है, ठीक है, जिसमें आप डोसा बनाते हो ना, डोसा, हैव यू एवर मेड डोसा, डोसा बना रहे हो तो डोसा में टेफ्लॉन, वो जो है ना उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग लगी है, तो वो क्या होता है, नॉन स्टिकी होती है, नॉन स्टिकी कुकवेयर। पर लेटर ऑन वी हैव रियलाइज्ड कि जो ये टेफ्लॉन की कोटिंग है ना, ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस भी क्रिएट होता है, मतलब ओवरऑल थोड़ा बहुत कैंसर कॉजिंग भी होता है, तो डोसा बनाने से पहले सोच लें थोड़ा सा, मतलब था ये थोड़ा, ठीक है ना। पीवीसी के बारे में बात किया जाए तो पीवीसी इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, और ये क्या होता है, तो जो भी प्लास्टिक होगी ऑब्वियसली इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो डिग्रेडेड नहीं होगी बायोली, ठीक है ना, वो बायोलॉजिकली डिग्रेडेड नहीं होगी, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक, ओके। नियोप्रीन ये भी थर्मोप्लास्टिक है, ओके। बैकेलाइट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। पीईटी तो ये जितनी जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल वेदर इट इज़ पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है ना, पीईटी, पॉलीएथिलीन, टेट्राफिलेट, ठीक है, या बैकेलाइट, तो ये सारी क्या है, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ द प्लास्टिक, ठीक है ना, ये प्लास्टिक के टाइप ही हैं सारे, ठीक है ना। जैसे नायलॉन तो आपके बारे में पता ही होगा, आर्टिफिशियली क्रिएटेड, ये क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीथीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लास्टिक, पता है, लेकिन और कुछ रेयॉन, ये भी सेमी सिंथेटिक फाइबर है। लेनिन का आपने नाम सुना होगा, लेनिन इट इज़ अ फाइबर, है ना, फ्लैक्स प्लांट से आता है। क्वायर के बारे में सुना होगा आपने, क्वायर के गद्दे भी आते हैं ना, मैट्रेसेस आती हैं, ठीक है, ये कैसे बनता है, क्वायर हस्त से बनता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं मोहायर, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको, ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें, वन लाइनर सारे, ठीक है। केवलर के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में कि बेसिकली ये भी नेचुरल फाइबर है, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फाइबर, केवलर इज मेड फ्रॉम द केमिकल कंपाउंड पॉलीप्रोपिलीन, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। बुलेट प्रूफ वेसल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। केवलर का इस्तेमाल जो बुलेट प्रूफ वेसल्स बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो बुलेट प्रूफ रेजिस्टेंट ग्लास होते हैं, जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास होते हैं कार में या कहीं और, जो बुलेट प्रूफ ग्लास लग रहे हैं, उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग बेसिकली थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं ना। इसका नाम क्या है, यूजिंग द पॉलीकार्बोनेट, लेटेक्स का बनाते हैं इसको, ठीक है। एक कंपाउंड है, इसका नाम है बीपीए, इसको बोलते हैं बिस्फिनॉल ए। आपने घर में देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई ऑयल लेके आए हैं आप लोग, मस्टर्ड ऑयल या कुछ भी ऑयल लेके आए हैं, तो उसकी बॉडी में उसमें लिखा होगा बीपीए फ्री, क्या लिखा होगा, बीपीए फ्री। बीपीए फ्री का मतलब क्या हो गया, बीपीए फ्री का मतलब हो गया बेसिकली कि मतलब बीपीए जो होता है ना, ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो ये बीपीए फ्री, ये मतलब कि आपके लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए, इस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज़ द जैसे लिखा हुआ है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इट इज़ अ नॉन एसेंशियल नॉन ऑप्टिकल अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या है, जो फैटी एसिड्स हैं आपकी बॉडी में, अमीनो एसिड्स हो गए। नॉन एसेंशियल मतलब क्या हो गया, बॉडी खुद बना रही है इसको, नॉन एसेंशियल है मतलब बॉडी खुद बना रही है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो बाहर से मत दो इसको, ठीक है। देखो मैंने बताया था अभी अभी आपको बताया, जो मेथेन होता है CH4, वो क्या होता है, एक्सप्लोजन कॉज करती है, यानी कि वो फायर पकड़ लेती है। तो कभी कभी जब माइन का एक्सप्लोजन को लोग कर रहे होते हैं, तो माइन के एक्सप्लोजन में उस टाइम पे क्या हो जाता है, जब मेथेन ऑक्सीजन से इमिट करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। जब माइन के ही डिगिंग कर रहे हैं उस टाइम पे मेथेन अगर ऑक्सीजन से मीट कर रही है, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, ओके। तो मेथेन, क्योंकि मेथेन जो है वो मतलब क्या कहते हैं उसको, इनफ्लेमेबल गैस है, ठीक है। फ्यूल में थोड़ा सा हीट, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू और हीटिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छा, फ्यूल में देखो दो चीज़ें हैं, एक नाम तो ये पता ही होना चाहिए, एक हो गया फॉर एग्जांपल फ्लेमेबल सब्सटेंस, फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल, ये इसमें इन लगा, इसका मतलब ये नहीं कि इसका ऑपोजिट हो गया, इन दोनों का मतलब क्या हो गया, जो जल सकता है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो ज्वलनशील,
ज्वलनशील मीन समथिंग दैट कैचेस फायर, कैच फायर करेगा ये। फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। नॉन फ्लेमेबल ये है जो फायर को कैच नहीं करेगा। और यहाँ पे एक और बढ़ाता है कंबस्टिबल। कंबस्टिबल, इन तीनों का मतलब क्या होता है, दैट कैचेस फायर, नॉन फ्लेमेबल या इनकम्बस्टिबल। इसका मतलब क्या होता है, जो फायर कॉज कैच नहीं करेगा, ठीक है, जो फायर कॉज नहीं करेगा, कैच नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये थोड़ा सा ये कुछ शब्द याद रखिएगा। ये बच्चा बहुत रोता है छोटा सा, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर फ्यूल का कंबशन प्रॉपरली हो गया तभी तो अच्छी बात है ना, पूरा जितना फ्यूल है हमारा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमें पता है कि पूरा तो नहीं हो पाता, तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है ना तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कभी देखा कच्चा धुआं फेंकती है आपकी गाड़ी, कच्चा धुआं ने कि ऐसे बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी उसे निकल रहा है, और जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, ठीक है। और सीएनजी की बात किया जाए, सीएनजी में क्या होगा, मेनली मेथेन होगी उसमें और एथेन होगी, ठीक है। सीएनजी में क्या होगी, यानी कि सीएनजी में मेथेन है, मेथेन। और सीएनजी ऑब्वियसली पता है कंप्रेस नेचुरल गैस है। अच्छा, कंप्रेस नेचुरल गैस ये एक होता है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। किस में ज़्यादा गैस आएगी, सीएनजी में ज़्यादा गैस आएगी कि एलएनजी में ज़्यादा गैस आएगी, बताओ। मतलब किस में ज़्यादा गैस हम भर सकते हैं, सीएनजी में कि एलएनजी में? एलएनजी में ज़्यादा भर सकते हैं, लिक्विफाइड करती है ना। हम अगर हमारे पास गैस है, गैस को हम लिक्विफाई करेंगे तो और ज़्यादा वो कंप्रेस हो जाती है, ठीक। सिंपल सी ऐसे बात समझ, तो गैस के मॉलिक्यूल उतने पास नहीं रहेंगे जितना एक वाटर के मॉलिक्यूल पास रहेंगे, तो इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी हमने बात किया बीपी के बारे में, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक। तो ब्यूटेन में जो प्रोपेन है ये कहाँ पे मिलेगी हमको, ये हमने क्या बताया था, हमने जो लाइटर है, ठीक है, वहाँ पर ब्यूटेन और प्रोपेन हमें मिलेगी। या सिलेंडर में बात कर सकते हैं इसकी, ठीक है। और एलपीजी में क्या क्या मिलेगा, देखो लिखा हो, ये देखो लिखा तो आ गया, देखो अभी मैंने बात किया था ना कि ब्यूटेन और प्रोपेन कहाँ मिलेगी, मैंने बात किया लाइटर मिलेगी, और ऊपर जो बात किया था गैस में बात किया था सिलेंडर में मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। तो देखो एलपीजी में क्या है, देखो ब्यूटेन भी है और प्रोपेन भी, और एथेन भी थोड़ी सी आ जाएगी, ठीक है ना। और मेथेन और एथेन कहाँ मिल रही थी, सीएनजी में। तो मेन चीज़ ये मान के चलेंगे, तो मेथेन हमारी जो सीएनजी है, सीएनजी में हमें क्या मिल रही है, मेथेन मिल रही है, सीएनजी में मेथेन मिल रही है। बट अगर बात किया जाए कि एलपीजी में, यानी कि जो गैस सिलेंडर आप घर पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, मतलब अगर यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है, तो वो ब्यूटेन और प्रोपेन, बीपी, और यही बीपी किस में मिलेगी, यही बीपी मिलेगी हमको लाइटर में, ठीक है। और जो आपकी गैस होती है उसमें जो मतलब यानी कि जो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, ठीक है। तो अब आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कहीं कुछ लीकेज तो नहीं है। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, उसमें एथिल मरकप्टेन मिला देते हैं, एथिल मरकप्टेन मिक्स कर देते हैं उसमें, ठीक है। और ये जो एथिल मरकप्टेन होगा ये एक स्मेल देता है, ठीक है ना, स्मेल देता है। तो इसी वजह से हमें जो स्मेल आती है ना वो बीपी की नहीं है, बीपी की कोई स्मेल नहीं होती, ब्यूटेन प्रोपेन की कोई स्मेल नहीं होती, एलपीजी कोई स्मेल नहीं होती, पर स्मेल किसकी आ रही है, एथिल मरकप्टेन की आ रही है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें अगर कहीं पर वहाँ पर कोई लीकेज है। फॉसिल फ्यूल्स को तो पता ही है, कोई भी अगर जियोलॉजिकली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा टाइम से डिकेड है, कोई प्लांट है कुछ भी घुसा पड़ा है अंदर दबा हुआ है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल टेक द फॉर्म ऑफ फॉसिल। जैसे अभी हम और आप बैठे हैं यहाँ पे आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी यहाँ पे एकदम से दुनिया खत्म हो जाए, सारी चीज़ें खत्म हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, हम और आप क्या बन जाएंगे, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद फॉसिल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो बाकी मेन फॉसिल्स में बात है कोल, कोल नेचुरल गैसेज, ये सारे क्या हैं हमारे मेन फॉसिल्स में आ जाते हैं। और कोल के बारे में बताया था कि सबसे अच्छा जो कोल कौन सा होता है, वो हमारा कौन सा होगा, बताओ बिना देखे इसमें से, ऐसे बताओ, चलो कौन सा होगा बताओ जल्दी से, बताओ। सुशनेम, आवाज़ आ रही है? Yes, sir. हाँ तो बताइए। Sir, and anthracite हाँ ठीक coal. है, एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड जो होगा सबसे ज़्यादा कोल होगा जिसमें सबसे ज़्यादा
आपका परसेंटेज कोल होगा, 9 मोर देन 90%। और बाकी बताया था आपको कि आयरन में पिग आयरन में सबसे ज़्यादा आयरन होगा, ठीक है। तो ये और कार्बन सबसे ज़्यादा इसी में होता है। और बाकी एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि स्टील के प्रोडक्शन में वी यूज़ दी कोकिंग कोल, कुकिंग नहीं तो कोकिंग कोल, कोकिंग कोल का इस्तेमाल करते हैं फॉर इन दी प्रोडक्शन ऑफ द स्टील, ठीक है। स्टील के प्रोडक्शन में हम कोकिंग कोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, दो लिखा था कोक कोल या कोकिंग कोल, मैंने आईएनजी लगा दिया इसमें, है ना। तो कहाँ पे, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इंडिया में नहीं मिलता है। इंडिया में जो मोस्टली कोल है ना, कोल है जो गोंडवाना वाला रीजन का है, और वो एंथ्रासाइट वाला नहीं है, अच्छा नहीं है, बहुत क्वालिटी कंटेंट इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। और जिलेबा कुशमिंदा 2 माइंस थे छत्तीसगढ़ वाली, तो बताया मैंने, सेकंड और फोर्थ नंबर पे है। तो हम क्या करते हैं, कोकिंग कोल के इम्पोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया या बाहर कहीं से, हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। कोल गैस क्या होता है, फ्लेमेशन ऑफ द गैस फ्यूल मेड ऑफ द कोल। तो जो भी ये फ्यूल बना रहे हैं गैस से, तो उसको तो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस होती है, उससे बनाते हैं, ठीक है। इसका मेन कंपोनेंट होता है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। कोल गैस, कोल गैस में क्या होता है, CO+H2 इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, CO+H2, यानी कि इसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और H2 निकलेगा, हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल है आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ बताया था हमने, जो कच्चा धुआं फेंक रही है आपकी गाड़ी, है ना, पूरा कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है, पूरा जल नहीं पा रहा, उस कंडीशन में है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस भी होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की ब्लड के साथ बाइंड करने की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 200 टाइम्स होती है। यानी कि ऑक्सीजन जितना बाइंड करेगी अपने ब्लड के साथ, उससे 200 टाइम ज़्यादा कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की। और जब अगर आपने कहीं अपना रूम बंद करके रखा हुआ है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे रूम में भर जाएगी, ठीक है। और वो आपके साथ, मतलब अगर जैसे होता है ठंड में, हमने क्या किया, हमने अपने रूम के अंदर अंगीठी रख ली, ठीक है। अंगीठी मतलब जला के रख ली, कोयला जला के रख लिया, और उसके बाद सो गए हम कि बढ़िया गर्म करेगा कमरा। पर वो क्या करेगा, कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा देगा, वो आपके ब्लड के साथ मिक्स होती रहेगी, और इट हैज़ 200 टाइम कैपेसिटी। और सुबह आप बिल्कुल बस एकदम बिल्कुल निकल जाओगे यहाँ से दूसरी दुनिया में, ठीक है। पेट्रोलियम क्या है, नेचुरल फाइबर है, और उसमें बात और इसमें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस भी निकलती है, गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन, ये सब इसी से ही निकलते हैं ओवर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस में। एसफॉल्ट क्या होता है, एसफॉल्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब रोड बनाते हैं ना, रोड बनाने में एसफॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। डामर सुना होगा आपने, है ना। एसफॉल्ट जो है ना, दो तरह का होता है, कोल्ड एक होता है, कोल्ड एसफॉल्ट, ये दो तरह का होता है, एक होता है कोल्ड होता है, एक होता है हॉट। हॉट एसफॉल्ट क्या होता है, हॉट एसफॉल्ट जो गर्म करके रोड बनाते हैं, आपने देखा होगा कई बार रोड बनती है, डामर की बनती है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले उसको गर्म करेंगे फिर बनाएंगे, तो रहता है कोल्ड एसफॉल्ट। और उसी जगह पे हॉट एसफॉल्ट क्या होता है, हॉट में वो हॉट हो जाता है, कोल्ड में क्या होता है, डायरेक्टली उसको अप्लाई कर देते हैं। गूगल में इसकी इमेज देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेचुरल गैस तो ऑब्वियसली क्लीन फ्यूल है, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल से बन रही है, मेथेन इसका कंपोनेंट है, ठीक है। देखो ये कोल ऐश क्या होता है, जैसे आप कोई थर्मल पावर प्लांट में कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस थर्मल पावर प्लांट में कोल का इस्तेमाल करने के बाद वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका कोल ऐश मिलेगा। जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल स्टील स्लैग, तो स्टील के इंडस्ट्री में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, जो बच जाएगा, बेकार हो जाएगा, रेसिड्यू बचेगा, वो स्टील स्लैग हो गया। तो चाहे वो स्टील स्लैग हो, चाहे कार्बन ऐश हो, कुछ भी हो, तो ये क्या होता है, इसमें हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दी आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, ये सारे होते हैं। तो इनका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग, इसमें हाई ऐश कंटेंट है तो इसका इस्तेमाल हम लोग सीमेंट की इंडस्ट्री में कर सकते हैं, सीमेंट बनाने में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्टील स्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं सीमेंट की इंडस्ट्री में, सीमेंट बनाने में। या फिर वी कैन यूज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ दी दैट रोड कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल जो प्लास्टिक हैं, फॉर एग्जांपल जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, ठीक है ना, तो या फिर इस तरह कोई भी जो फॉर एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कोई भी चीज़, वट एवर इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, वी कैन यूज़ इट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रोड, और इस तरह की चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो एक होता है ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग, तो अगर जितनी ऑक्टेन रेटिंग आपकी हाई होगी, ठीक है ना, वो जो पेट्रोल होगा आपको, जो भी जो फ्यूल है आपका, उसका ग्रेटर क्या होगा, उसका कंप्रेशन बिफोर द
डिनोटिंग मतलब ओवरऑल उसकी जो फ्यूल की कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको। तो अभी यहाँ पता है ये है, दिस इज द वाटर गैस, वाटर गैस इज CO+H2, ठीक है। ये LNG जो है, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसके पोर्ट टर्मिनल्स बनाए गए हैं, ठीक है। हाई प्रेशर और हाई लोअर टेम्परेचर पर बनाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट LNG जो टर्मिनल है वो हमने कहाँ इस्टेब्लिश किया था, गुजरात के दहेज में, ठीक है। दहेज ये जगह का नाम है बेसिकली। इसमें 85% ऑफ द मीथेन और 7% ऑफ द एथेन, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये पता होना चाहिए। एक और चीज़ है, दिस इज द कैटालिटिक कन्वर्टर। व्हाट इज द कैटालिटिक कन्वर्टर? जो भी चीज़ किसी भी हार्मफुल, जैसे अब कोई भी डिवाइस है, ये सारी जो चीज़ें हैं प्रोसेस हो रही हैं, इसमें कई सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, तो उन हार्मफुल सब्सटेंस को या पोल्यूटेंट को लेस हार्मफुल सब्सटेंस में चेंज कर देना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज दी कैटालिटिक कन्वर्टर। वो कैटालिटिक कन्वर्टर का ये काम करता है, ठीक है। इसके लिए कई सारे पैलेडियम या रोथियम इन सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कितना बचा है अभी? बचा है अभी, एक क्लास और लगेगी इसमें। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, और कल हम स्टार्ट करेंगे अपना फूड प्रिजर्वेटिव से, ठीक है। कल इसकी लास्ट क्लास रखते हैं, और फिर अगर आप बोलोगे तो 1-2 क्लास हम उसके ले लेंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। कल फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए, या विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इसको पढ़ के आइएगा कल, और बाकी फिर कल स्टार्ट करेंगे। फिर क्या स्टार्ट करें बताओ, फिर बायो स्टार्ट करें, फिर से रिवाइज करवा दें थोड़ा सा, क्या करना है आगे। बाकी तो आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होगी शायद, अब सर पढ़ाएंगे आपको शंकर सर, बताइए। आज तो तबियत भी नहीं कर पड़ा है। So one revision. वन रिवीजन, तो बायो से स्टार्ट करना उसको, हाँ सर। ठीक है। दिव्या, आप कौन कौन है? दिव्या है, रिया, कौन कौन है क्लास में? यस सर। हाँ, तो क्या रिवाइजन कराना है, क्या कराना बता दीजिए। सर रिविजन। रिवीजन बायो से स्टार्ट करेंगे उसको। ओके सर। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बायो से स्टार्ट करना है उसको, जी सर। ठीक है। तो कल ये फूड प्रिजर्वेटिव वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर 1-2 क्लास हम देख लेंगे, उसमें रिवीजन कर लेंगे हम लोग अपना, ठीक है। ओके 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 चलिए, ठीक है, आज क्लास रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे। और बाकी आप घटना जरूर में क्वेश्चंस लगाते रहिए, कोई डाउट हो मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू।